हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि अपन ने पिछली क्लास में बात करी थी चौहानों के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो नॉर्मल सी बात है, अपन ने पिछली क्लास में वो क्लियर कर ली थी। चौहान वंश के जो प्रमुख शहर हैं, उनके संस्थापक, उनके बारे में बात करी थी और जनपद के बारे में बात करी थी। प्रमुख राजस्थान के जो प्रमुख जनपद है उनके बारे में भी अपन ने बात करी थी। और चौहानों की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, तो इसके चौहानों की उत्पत्ति संबंधित मत भी अपन कल तक पढ़ चुके थे। और आज अपन बात करेंगे चौहान वंश के संस्थापक के बारे में और आगे जो भी शासक है उनके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे चौहान वंश के प्रथम टॉपिक शाकंभरी के चौहान व अजमेर के चौहान। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं वासुदेव चौहान। ठीक है, 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की वासुदेव चौहान ने। ठीक है, चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष, मूल पुरुष के नाम से जाना जाता है। कौन? वासुदेव चौहान। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुरिया शाकंभरी है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने शाकंभरी क्षेत्र में अपना चौहान वंश है उसकी स्थापना करी थी। ठीक है, शाकंभरी क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना किसने करी? वासुदेव चौहान ने। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ठीक है, निर्माण की बात करें तो वासुदेव चौहान ने संभर जेल का निर्माण करवाया और चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, अब सपाद लक्ष्य किसे कहते हैं? जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग, 125 या 1.25 लाख गांव का समूह क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दुर्लभ राज प्रथम के बारे में। तो दुर्लभ राज प्रथम जो है गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था, जिसने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया। अब ये हैं गुवक प्रथम। यह प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। नागभट्ट द्वितीय ने इसे वीर राजा की उपाधि प्रदान की। वीर राजा की उपाधि प्रदान किसको की? गुवक प्रथम को। किसने की? नागभट्ट द्वितीय ने। और ये नागभट्ट द्वितीय का क्या था? सामंत था। ठीक है, गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। दोस्तों ये चीज़ याद रखिए, इसने निर्माण पूरा नहीं करवा के इसने केवल क्या किया था? इसकी शुरुआत करी थी हर्षनाथ मंदिर की। ठीक है, चंदन राज चौहान। चंदन राज चौहान, इसकी रानी का नाम आत्मप्रभा या रुद्राणी था। जो इसकी रानी थी वो आत्मप्रभा या रुद्राणी थी, जो कालसर्प दोष से ग्रसित थी। और इस दोष से ग्रसित होने के कारण यह प्रतिदिन पुष्कर झील में, कौन सी झील में? पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। किस दोष के कारण? कालसर्प दोष के कारण ये जो रुद्राणी रानी थी चंदन राज चौहान की, ये प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। ये क्रिया योग में निपुण थी। ठीक है, नोट लगा के लिखना। राजस्थान की 2 झीलों में दीपदान की अनोखी परंपरा है। और वो 2 झीलें हैं, पुष्कर झील जो कि अजमेर में है और कोलायत झील बीकानेर में। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन दोनों झीलों पर क्या होता है? दीपदान की जो है अनोखी परंपरा है। ठीक है, पुष्कर झील में और कोलायत झील में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सिंहराज चौहान। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और हर्षनाथ मंदिर का जो है निर्माण पूर्ण करवाया। गुहक प्रथम ने तो क्या किया था? निर्माण शुरू करवाया था। और ये सिंहराज चौहान ने जो है हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था। ठीक है,
अब बात करते हैं विग्रहराज द्वितीय के बारे में। तो विग्रहराज द्वितीय ने चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक है विग्रहराज द्वितीय, और गुजरात के मूलराज चालुक्य को पराजित किया था। किसने? विग्रहराज द्वितीय ने। भड़ोच गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। किसने? विग्रहराज द्वितीय ने। ठीक है, अब बात करते हैं दुर्लभ राज द्वितीय के बारे में। तो इसकी उपाधि है दुर्लभ मेरू। क्या है इसकी उपाधि? दुर्लभ मेरू। गोविंद तृतीय तारिक ए फरिश्ता के अनुसार इसने अरब शासकों को मारवाड़ में रोका। और गोविंद तृतीय की उपाधि है वेरी गरठ। ठीक है, वीरराम चौहान गढ़ बीटली क्षेत्र पर महमूद गजनबी पर वीरराम चौहान के समय गढ़ बीटली क्षेत्र पर महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ। ठीक है, इसके शासनकाल में ये चीज़ देखने अपने को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पृथ्वीराज प्रथम। तो पृथ्वीराज प्रथम ने क्या किया? तुर्क सेना का विजेता कहते हैं इसको। किसको? पृथ्वीराज प्रथम को। इसके 700 चालुक्यों को पुष्कर में मौत के घाट उतारा था। ये चीज़ अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे और इम्पोर्टेंट शासक पढ़ते हैं अजमेर के चौहान के बारे में। चौहान वंश की बात करें तो वो शाकंभरी के बारे में बात करी थी। अब बात करते हैं अजमेर के चौहान वंश के बारे में। तो अजमेर के चौहान वंश की जब बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है अजयराज चौहान का। ठीक है, तो अजयराज चौहान की बात करें तो इसका जो शासनकाल है अजयराज चौहान का वो 1105 से लेकर 1133 ईस्वी का जो है इसका शासनकाल है। और 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजमेर की स्थापना की। ठीक है, और अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर के 3 उपनाम हैं, राजमार्गों का चौराहा, अंडू की टोकरी और राजस्थान का हृदय। ठीक है, अभी ये जो नवीनीकरण हुआ है, नए ज़िले बने हैं, तो अब हृदय रहा कि नहीं रहा ये तो आगे अपडेट जब आएगी तब पता चलेगा। लेकिन अब तक तो इसको अपन राजस्थान का हृदय मानते आए हैं और अभी तक मानेंगे। ठीक है, आगे जब चेंज होगा तब की तब देखेंगे। ठीक है, अजयराज चौहान ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। 1113 ईस्वी में गढ़ बीटली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? अजमेर दुर्ग का। किसने? अजयराज चौहान ने। ठीक है, अजमेर दुर्ग के उपनामों की बात करें तो अजमेर दुर्ग को गढ़ बीटली दुर्ग भी कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, राजपुताने की कुंजी कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर, विश्व का दूसरा जिब्राल्टर, अरावली का अरमान भी किसको कहते हैं? अजमेर दुर्ग को। चलिए आगे बात करें। अजयराज ने अजमेर में टकसाल की स्थापना की जहाँ सिक्के तैयार किए जाते थे। ठीक है, टकसाल बोलते हैं जहाँ पे क्या है कि सिक्कों का निर्माण करने की जो फैक्ट्री होती है, अपनी भाषा में बोले फैक्ट्री या उद्योग। तो अजयराज ने टकसाल की स्थापना की जहाँ पे क्या करते थे? सिक्के तैयार किए जाते थे। चौहानों का पहला शासक जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए। अजयराज चौहानों का पहला शासक है जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए। ठीक है, सिक्कों के नाम क्या क्या थे? अजयदेव प्रिय द्रुम्ब। ठीक है, सिक्कों के 2 नाम थे। अजयराज ने अपने सिक्कों पर अपनी रानी सोमलेखा का नाम अंकित करवाया। अजयराज शैव धर्म का अनुयायी था। अजयराज ने श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय के महासम्मेलन की अध्यक्षता की। ठीक है, अजयराज ने नरवरम पंवार को पराजित कर उसके सेनापति सुल्हाना को अपने घोड़े की पीठ पर बांधकर अजमेर ले आया। ठीक है, अजयराज चौहान की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1133 ईस्वी में पुष्कर में हुई थी। और पुष्कर कहाँ है?
अजमेर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अर्णोराज के बारे में। ठीक है, तो अर्णोराज का शासनकाल 1133 से लेकर 1155 तक रहा। और पिता की बात करें तो अर्णोराज के पिता अजयराज थे, माता सोमलेखा, और अर्णोराज का उपनाम जो है वो आनाजी था। और पिताजी जो है अजयराज, वो शैव धर्म का अनुयायी था। और नहीं, अजयराज, हाँ, अर्णोराज के पिता जो अजयराज हैं, ये शैव धर्म का संप्रदाय ये अनुयायी था। तो अर्णोराज भी क्या है, शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और अर्णोराज के दरबारी विद्वानों की बात करें तो इसके दो दरबारी विद्वान थे, देवबोध और धर्मघोष। ठीक है, अर्णोराज के समय तुर्की सेना का आक्रमण अजमेर पर हुआ। इस सेना को अर्णोराज ने क्या किया, पराजित किया। ठीक है, 1137 ईस्वी में तुर्की सेना के रक्तपात को साफ करने के लिए चंद्रा नदी पर पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया, अर्णोराज। ठीक है, जो आना सागर झील है अजमेर के अंदर, उसका निर्माण अर्णोराज ने किया था। और तुर्की सेना के रक्तपात को जो साफ करने के लिए क्या किया, चंद्रा नदी को रोक करके आना सागर झील का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए आना सागर झील के किनारे दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण जहांगीर ने करवाया। जो आना सागर झील है उसके किनारे क्या है, एक उद्यान है। ठीक है, सुभाष उद्यान भी उसको कहते हैं और दौलत बाग भी उसको अपन कहते हैं। उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। इस झील के किनारे सफ़ेद संगमरमर से निर्मित 5 बारहदरियाँ शाहजहाँ ने बनवाई। जो आना सागर झील है उसके किनारे 5 छोटे छोटे मंदिर टाइप में बना रखे हैं सफ़ेद संगमरमर से। तो वो किसने बनवाए थे, शाहजहाँ ने बनवाए थे। ठीक है, सुभाष उद्यान या दौलत बाग में विश्व में सर्वप्रथम गुलाब से इत्र अस्मत बेगम ने बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कहीं कंपटीशन में कि सबसे पहले इत्र कहाँ बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था। तो सबसे पहले विश्व में सर्वप्रथम गुलाब से इत्र, जिन्हें आप कहवा ना अपनी देसी भाषा में कि सेंट। ठीक है, तो वही सेंट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले विश्व में सर्वप्रथम गुलाब से इत्र अस्मत बेगम ने बनाया था। ठीक है, और कहाँ बनाया था, दौलत बाग में गुलाब से बनाया था। ठीक है, अर्णोराज ने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है कि वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो अर्णोराज ने करवाया था। ठीक है, और कहाँ करवाया, अजमेर के अंदर। ठीक है, इस मंदिर की मूर्ति को जहांगीर ने पानी में फिकवा दिया था। जो वरा मंदिर है उसके अंदर जो मूर्ति थी उसको क्या किया, जहांगीर ने पानी में फिकवा दिया था। अर्णोराज का राज्याभिषेक 1133 ईस्वी में अजमेर दुर्ग में हुआ। अर्णोराज ने चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज पर आक्रमण किया और जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ कर दिया। ठीक है, आगे बात करें तो अर्णोराज व कांचन देवी का पुत्र सोमेश्वर चौहान हुआ। ठीक है, अर्णोराज और कांचन देवी का पुत्र कौन हुआ, सोमेश्वर चौहान हुआ। आबू का युद्ध, अगर अपन बात करें आबू का युद्ध, तो आबू का युद्ध कहाँ हुआ, सिरोही में। ठीक है, किसके मध्य हुआ, अर्णोराज चौहान व कुमारपाल चालुक्यों के बीच। ठीक है, 1145 ईस्वी में यह युद्ध अर्णोराज चौहान व कुमारपाल चालुक्य के मध्य हुआ। इस युद्ध में अर्णोराज की हार हुई। अर्णोराज ने अपनी पुत्री जल्हण का विवाह कुमारपाल के साथ कर दिया था। ठीक है, ये बदला लिया है। पहले अर्णोराज ने इस पे जो आक्रमण किया था चालुक्य ऊपर, तो चालुक्य ऊपर आक्रमण करके क्या नाम है, जो जयसिंह चालुक्य को जो इसने पराजित करके कांचन देवी से विवाह किया था, तो उसका बदला किसने लिया था, कुमारपाल चालुक्य ने। तो इसने भी क्या किया, सेम जैसे इनके वंशज के साथ हुआ था वैसा ही अर्णोराज के साथ किया था इसने, कुमारपाल चालुक्य ने। इसने भी क्या किया कि अर्णोराज को पराजित करके अर्णोराज की पुत्री जलन के साथ
जलन के साथ विवाह किया था। ठीक है। 1155 ईस्वी में अर्णोराज के पुत्र जगदेव चौहान ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। अर्णोराज का पुत्र ये जगदेव चौहान है, इसको ये बात पसंद नहीं आई कि ये जो अर्णोराज युद्ध हार गया, युद्ध हार के ये क्या किया इसने कि कुमारपाल के साथ समझौता कर लिया और अपनी पुत्री का विवाह जो है उसके साथ कर दिया था, कुमारपाल के साथ। तो ये बात इसको पसंद नहीं आई थी जगदेव को, तो इसने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये है अजयराज चौहान। अजयराज चौहान, इसका पुत्र है अर्णोराज चौहान। और अर्णोराज के पुत्रों की बात करें तो इसके पुत्र एक तो जगदेव सोमेश्वर चौहान और विग्रहराज चतुर्थ। जगदेव चौहान का जो पुत्र है वो पृथ्वीराज द्वितीय हैं। जगदेव चौहान का शासनकाल 1155 से 1158 तक रहा और जगदेव चौहान को जो है इसे चौहानों का पितृहंता पुत्र भी कहते हैं। और सोमेश्वर चौहान की बात करें तो सोमेश्वर चौहान के दो पुत्र थे, एक तो पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये पृथ्वीराज तृतीय इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन सबसे पहले विग्रहराज के बारे में पढ़ेंगे, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल 1158 से लेकर 1163 तक रहा। विग्रहराज चतुर्थ को विसल देव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उपाधि की बात करें तो कटिबंधी या कटिबंधु उपाधि इनको जो है दी गई थी और ये उपाधि जयानक ने दी। और जयानक की रचना की बात करें तो जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। और कटिबंध या कटिबंधु जो उपाधि दी थी इसका अर्थ होता है विद्वानों का आश्रयदाता। ठीक है, और कटिबंधी या कटिबंधु उपाधि किसने दी, जयानक ने। किसको, विग्रहराज चतुर्थ को। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक लिखा जिसकी पंक्तियाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि कहाँ है, अजमेर में, वह राजा राम मोहन राय स्मारक पर अंकित है। और ये राजा राम मोहन राय स्मारक कहाँ है, ब्रिस्टल इंग्लैंड पर। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ का काल कला व साहित्य के दृष्टिकोण से चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, विग्रहराज के दरबारी विद्वानों की बात करें तो इसके प्रमुख 2 दरबारी विद्वान थे, नरपति नाल और सोमदेव। ठीक है, नरपति नाल की रचना विसल देव रासो और सोमदेव की जो रचना है वो है ललित विग्रहराज। धर्मघोष ये अपना प्रमुख सेनापति था इनका। ठीक है, इनके कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु हत्या पर क्या किया, प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, धर्मघोष के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु हत्या प्रतिबंध करवाया। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के निर्माण कार्य की बात करें तो इसने सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का जो है निर्माण करवाया अजमेर के अंदर। तो इस पाठशाला का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। ठीक है, तो चलिए 2.5 दिन के झोंपड़े की बात करते हैं। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो अजमेर के अंदर है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इसका जो वास्तुकार है वो अबूबक है। और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो 16 खंभों पर निर्मित है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहाँ है, 2.5 दिन का झोंपड़े के अंदर है। ठीक है, जॉन मार्शल के अनुसार निर्माण 2.5 दिन में हुआ। ठीक है, पर्सी ब्राउन के अनुसार 2.5 दिन का झोंपड़ा या 2.5 दिन का यहाँ पर पंजाब शाही पीर का उर्स बढ़ता है। उर्स एक मेले की तरह होता है। ठीक है, तो पर्सी ब्राउन के अनुसार 2.5 दिन का यहाँ पर पंजाब शाही पीर का उर्स बढ़ता है। और कर्नल टोड ने 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में कहा कि मैंने आज तक इतनी मजबूत इमारत नहीं देखी। ठीक है,
कर्नल टोड ने स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया। किसको? ढाई दिन का झोंपड़ा को। ठीक है। विग्रहराज ने बिशलपुर कस्बा बसाया, बिसल्या या बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया और बिशलपुर बांध के किनारे गौणेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। बिशलपुर बांध के किनारे। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तंवर तोमर को पराजित किया। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये देख लो, ये मैंने निशान लगा रखा है इम्पोर्टेंट, तो उनको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ें। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ था। गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया। इस लेख में विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार बताया है। क्या बताया है? विष्णु का अवतार बताया है। ठीक है। दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया। इस लेख में विग्रहराज को विष्णु का अवतार बताया है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विग्रहराज चतुर्थ को किस लेख में विष्णु का अवतार बताया? तो शिवालिक स्तंभ लेख में। ठीक है। किलहॉर्न ने कहा कि विग्रहराज चतुर्थ कवि कालिदास व कवि भवभूति की होड़ कर सकता है, क्योंकि ये रचना में माहिर था। ठीक है। तो इस वजह से किलहॉर्न ने क्या कहा कि कवि कालिदास व कवि भवभूति की होड़ कर सकता है। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु जो है 1163 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद अपर गांगे शासक बना 1163 से लेकर 1164 तक। उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय बना 1164 से लेकर के 1169 तक। ठीक है। तो ये हो गई अपनी आज की क्लास, यहीं एंड करते हैं। और कल अपन बात करेंगे सोमेश्वर चौहान, जो कि छोटा सा है, 2 मिनट में सोमेश्वर चौहान हो जाएगा। उसके बाद 10 मिनट देंगे अपन पृथ्वीराज तृतीय को, क्योंकि अब लास्ट चौहान शासक अपन कल वाली क्लास में जो है उसको समाप्त कर देंगे। और एक इम्पोर्टेंट शासक रह रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है, वो है पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।